हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ्स बाइट्स। आज अपन लोग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे फिज़िक्स को, क्योंकि अब फिज़िक्स का एग्ज़ाम आ चुका है। और दूसरा, अभी जब अपन ने केमिस्ट्री पढ़ी थी तो सिर्फ 2 दिन के अंदर 2500 स्टूडेंट्स ने पूरे कंटेंट को कंज्यूम किया था। मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया उसका भी। और अभी ये स्टार्ट करेंगे पढ़ना। सबसे पहले अपन लोग वही फार्मूलाज़ को रिवाइज़ करेंगे, ताकि अपने को पता चल जाए कि भाई कौन सारे फार्मूलाज़ कौन से। उसके बाद में जो थ्योरी में सिर्फ जो याद करना होता है ना, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना अपने को इस चैप्टर में, वो चीज़ पढ़ लेंगे। और ट्रिक्स के साथ में पढ़ेंगे, न्यूमोनिक्स के साथ में पढ़ेंगे, ताकि अपन को बिल्कुल भी याद रहे और अपन बिल्कुल भूले नहीं। और सारी चीज़ें बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगी। जो जितना पढ़ा रहा हूँ ना उतना तो याद करना ही पड़ेगा, वैसा है। और बहुत ज़्यादा कम कंटेंट, मतलब ये शॉर्ट नोट्स के हैं थोड़े से पेज, लेकिन सिर्फ अपने को 4 पेज याद करने हैं टोटल पर चैप्टर। अगर 3 से 4 पेज याद कर लेंगे ना अपन लोग NCERT के अकॉर्डिंग, तो फिर अपने कोई भी क्वेश्चन आ जाए बोर्ड के अंदर, अपन उस चैप्टर का क्वेश्चन कर सकते हैं। एक बार आप इसको समझ के देख लीजिए, आई होप आपको समझ में आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टोटल 13 टॉपिक्स है इस वाले चैप्टर के अंदर। फॉर्मूलाज, कूलम्स लॉ देख लेते हैं। Q=NE हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का हो जाता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 9 ये हो जाता है। और कूलम्स लॉ के अंदर सबसे पहले देख लेते हैं, ये कोई एक सिस्टम है, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। तो Q1 की वजह से इस वाले Q2 के ऊपर ये F फोर्स लगेगी, Q2 की वजह से इस वाले Q1 के ऊपर ये F फोर्स लगेगी। तो ये इस फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, K Q1 Q2/r², जहाँ पे K क्या है, ये है। और 1/4πε0, यानी कि K की वैल्यू क्या हो जाती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर का स्क्वायर अपॉन में कूलम का स्क्वायर। ऐसा यूनिट का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा यूनिट्स जो है उसका हाफ मार्क्स मिलता है हर क्वेश्चन के अंदर। अभी से अगर देखते चलेंगे तो सही रहेगा। लास्ट में मैं आपको क्या करूँगा, यूनिट्स के ना, सिर्फ ऐसे यूनिट्स की एक PDF प्रोवाइड कर दूंगा, और लास्ट में मैं समझा भी दूंगा। 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी, सिर्फ वो देख के चले जाएंगे तो अपने सारी ऐसा यूनिट्स याद हो जाएगी। एप्सिलॉन नॉट के अंदर क्या हो जाता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 × 10⁻⁻12। और ER हो जाती है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। वेक्टर फॉर्म के अंदर अगर अपने को लिखना है तो ये क्या लिख रखा है, फोर्स एट 2 ड्यू टू 1। इसको ऐसे पढ़ते हैं, फोर्स एट 2 ड्यू टू 1। जो 2 वाले चार्ज के ऊपर लगी है ना 1 की वजह से, वो वाली फोर्स क्या है, K Q1 Q2 अपॉन में मॉड ऑफ R2 - R1 का होल क्यूब, और ये ब्रैकेट में R2 - का R1। ये इसकी वेक्टर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट हो जाएगी। और पुट Q1 Q2 अपने को साइन के साथ में पुट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो जाता है K/r² न्यूटन पर कूलम। अगर कोई प्लस Q चार्ज है, प्लस क्या करता है, अपने अपने से दूर, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसको अपने से दूर फेंकता है। ठीक है। माइनस क्या करता है, माइनस अट्रैक्ट करता है। जैसे एनिमल के अंदर क्या है, सिग्मा मेल्स का बता रखा है कि जो लड़के हैं वो सिग्मा मेल्स के थ्रू अट्रैक्ट होती है। तो यहाँ पे माइनस भी उसी तरह से है, नेगेटिव है लेकिन अट्रैक्टिव है। ओके, प्लस क्यू के अंदर से दूर फेंक रहा है, प्लस क्यू में भी दूर फेंक रहा है। प्लस यहाँ से दूर फेंक रहा है, माइनस यहाँ से अंदर ले रहा है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज के अंदर कितने तरह के होते हैं, टोटल 3 तरह के होते हैं। सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं होता। चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, फाइनाइट लेंथ, सेमी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। अगर अपने को फाइनाइट लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ये कोई एक लाइन है, इससे इस वाले पॉइंट के ऊपर E परपेंडिकुलर हो जाएगा K λ/d sin θ1 + sin θ2, जब θ1 और θ2 ये रहा। E पैरेलल हो जाएगा K λ/d cos θ2 - का cos θ1। सेमी इनफाइनाइट वायर है। सेमी इनफाइनाइट मतलब क्या हो गया, एक तरफ से तो इनफाइनाइट है लेकिन एक तरफ से क्या है, फाइनाइट है। ये इसका है θ2 हो जाएगा। और सेमी इनफाइनाइट है तो अपन इसको किसी भी पॉइंट से देखेंगे तो इसका θ1 जो है वो तो 90 डिग्री हो जाएगा। किसी भी पॉइंट से देखेंगे तो अपने को 90 डिग्री दिखेगा। तो इसके अंदर E परपेंडिकुलर, E पैरेलल अपन इस अकॉर्डिंग लिख लेंगे। ठीक है। इनफाइनाइट वायर के लिए मतलब दोनों तरफ से इनफाइनाइट है, तो E परपेंडिकुलर हो जाता है K λ/d, या फिर λ/2πε0d। ठीक है। E पैरेलल हो जाएगा 0। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग देख रहे हैं। अगर कोई एक रिंग है, ठीक है, उसके ऊपर चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेडियस R की रिंग है, तो उससे x डिस्टेंस दूर यहाँ इस वाले पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये अपने को कैसे पता चलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी KQ x क्या है, गेट वाली डिस्टेंस, अपॉन में x² + R²। R क्या है, रेडियस ऑफ रिंग की पावर 3/2 हो जाएगी। ठीक है। अब ये भी पूछ सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मैक्सिमम कब होगी, अपने को कैसे पता चलेगा कि ये बता दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे होगी, एट x = ±R/√2 पे। ठीक है। x = ±R/√2 पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी। और x = 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। मतलब यहाँ पे अगर x = 0 पे ही पड़ा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। और इसी चीज़ का ये ग्राफ भी बता रखा है कि ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x का ग्राफ है। और यहाँ पे इस तरह से -R/√2 + R/√2। एक ग्राफ की भी वीडियो बनेगी, आपको ग्राफ भी कहीं और से करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब विदिन 10 मिनट्स अपन लोग क्या करेंगे, सारे जितने भी चैप्टर है ना उसके ग्राफ मैंने लिख लिए। 3 पेजेस के अंदर सिर्फ ग्राफ्स लिख रखे हैं। तो 2 से 3 पेज है, 3 पेज के अंदर सारे चैप्टर्स के ग्राफ है। तो एक बार अगर अपन ओवरव्यू ले लेंगे 10 मिनट में तो सारे ग्राफ्स भी हो जाएंगे, तो नंबर नहीं कटेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क देख लेते हैं। अगर कोई एक डिस्क है उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहले रिंग के ऊपर क्या था,
ये रेडियस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड था। अब यहाँ पे इसके ऊपर सर्कमफेरेंस पे था उधर, और इसके ऊपर क्या है, पूरे के ऊपर है, एरिया के ऊपर। एरिया जब आता है तो सिग्मा 1 टर्म आ जाएगी, और एक्स डिस्टेंस दूर यहाँ पे भी अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस का एक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और अगर डिस्क बहुत ज़्यादा लार्ज है तो अपन उसको, जैसे अब डिस्क बहुत ज़्यादा लार्ज होगी ना, तो ये डिस्क कितनी बड़ी है, अब अपन इसको कहीं से भी देखें, यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, तो अपन जब ऊपर देखेंगे ना तो अपने को बड़ी लगेगी। जैसे अगर अपन बुर्ज खलीफा के सामने खड़े हो जाते हैं तो यहाँ पे खड़ा होकर देखेंगे ना तो अपने को इनफाइनाइट की तरह दिखता है, बहुत ज़्यादा ऊपर दिखता है वो। वैसा का वैसे ही तो ई इक्वल टू सिग्मा 1 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। वहाँ पे एक्स के कोई मायने नहीं होंगे कि अपन इतना पास खड़े हुए तो दिख रहा है, या जितना पास से दिखेंगे उतना ज़्यादा दिखेगा, दूर से भी दिखेंगे तो भी वो बड़ा ही दिखेगा, वैसा वाला सीन है। तो इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज फेयर देख लेते हैं। चार्ज फेयर में कितने टाइप की हो जाएगी, स्पेयर के अंदर आ गए तो कंडक्टर और नॉन कंडक्टर। अब सबसे पहले अपन लोगों ने देख ली रिंग की, फिर अपन लोगों ने देख ली डिस्क की, उसके बाद में अपन किसकी देख रहे हैं, ये इसकी देख रहे हैं, कंडक्टर की और स्पेयर की। स्पेयर के अंदर क्या देख रहे हैं, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर। कंडक्टर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सरकमफेरेंस के ऊपर यानी कि आर के ऊपर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट, और नॉन कंडक्टर के अंदर इसके ऊपर हो जाएगा। जैसे रिंग में बाहर बाहर हुआ था ना, और डिस्क के अंदर सब इसके ऊपर हो गया था, वैसा वाला सीन है इसमें। हॉलो या फिर सॉलिड अगर कंडक्टर है कि वो उसके सरफेस के ऊपर है, तो स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। मतलब अगर स्मॉल यहाँ पे अपन लोग देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, क्योंकि अंदर तो कुछ है ही नहीं ना, सब कुछ खाली है यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ अगर अपन बाहर जाएंगे तो बाहर इस वाले चार्ज की वजह से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगी ना, तो वो कितनी हो जाएगी, के क्यू अपॉन में स्मॉल आर का स्क्वायर। अगर ये कैपिटल आर से बड़ा है तो स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगी ना, जितनी डिस्टेंस यहाँ पे देख रहे हो तो के क्यू अपॉन में स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगी। वैसे ही अगर इसके अंदर देखेंगे तो अब इसके अंदर तो चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी। तो कितनी प्रेजेंट होगी, अगर अपन इसके अंदर देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी के क्यू स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर का क्यू, या फिर रो आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला। इसका एक और फार्मूला भी हो जाता है, उससे जो अपने कोसेंट्रिक कैविटी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा इजीली सॉल्विंग हो जाती है। अगर अपना आर जो है ये इससे बड़ा है तो अपन इससे बाहर जाएंगे तो क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी के क्यू अपॉन में स्मॉल आर का स्क्वायर। इसमें उसमें सेम रहती है, बस इसके अंदर कुछ नहीं था इसलिए जीरो हो गया, इसमें चार्ज था इसलिए इसके अंदर क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। सिंपल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर अपने को कभी नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है तो क्या होगी, वही ये कोई एक रॉड है, ठीक है, इसके ऊपर एक्स डिस्टेंस दूर अपन लोग क्या करेंगे, डी क्यू एलिमेंट ले लेंगे, डी क्यू एलिमेंट का ये ले लेंगे लैम्डा एक्स डी एक्स, और ये इस टाइप से आ जाएगा, ए से लेके बी तक इंटीग्रेट कर देंगे, और ये जो जाएगा के क्यू इनक्लोज्ड अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा। अपने को तो ये याद रखना है, ठीक है, ये सब किसी काम का नहीं, ये जे एडवांस के अकॉर्डिंग काम का है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के अंदर क्या होता है, वी इक्वल टू के क्यू अपॉन में स्मॉल आर हो जाता है, और यहाँ पे क्या करते हैं, क्यू का अपन लोग साइन के साथ पुट करते हैं। ठीक है, अपन एक काम करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला तो दूसरा वाला चैप्टर है ना, तो अपन इसको दूसरे वाले पार्ट के अंदर कवर कर लेंगे पोटेंशियल वाले पार्ट को, तो अपना काम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। डाइपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये है कंडक्टर। अब मैं एक बार देख लेता हूँ कि अपने इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस में कैसा है, उस हिसाब से बता देता हूँ कि अपने को क्या देखना है। सिर्फ एक पोटेंशियल है सेकंड चैप्टर में, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो जाता है, ये अगर कोई एक माइनस क्यू चार्ज है, ये अगर कोई प्लस क्यू चार्ज है, इनके बीच की स्मॉल डी डिस्टेंस है, तो ये वाला जो पूरा सिस्टम है ना, मतलब कहीं पे भी अगर इस टाइप की कोई चीज़ दिख जाए तो इसको अपन लोग डाइपोल बोल देते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। तो पी इसके अंदर क्या हो जाएगा, पी क्या हो जाता है, डाइपोल बोलते हैं पी को। पी हो जाएगा इसके अंदर चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज इंटू डिस्टेंस कर दिया, डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसकी डायरेक्शन कहाँ से होती है, डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं इसके अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, एक्सियल पॉइंट के ऊपर अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है तो वो कितनी हो जाएगी, ई एक्सियल हो जाती है 2 kp अपॉन में आर का क्यूब। ठीक है, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलॉन्ग डाइपोल हो जाएगी, जहाँ पे डाइपोल का क्या दे रखा है, यहाँ पे इसमें 2a क्यू दे रखा है, क्योंकि 2a क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, तो यहाँ पे ये डाइपोल का 2a क्यू दे रखा है इक्विटोरियल पॉइंट के ऊपर। अब एक्सियल पॉइंट और इक्विटोरियल पॉइंट तो पता है ना अपने को। अगर देखो ये कोई एक प्लेन है, उसके अंदर अपने को यहाँ पे देखनी है, तो इसी लाइन के ऊपर देखनी है तो वो एक्सियल पॉइंट हो जाएगा, मतलब सेम ऑन द सेम लाइन। और अगर ऊपर देखनी है, यहाँ से इस लाइन के ऊपर देखनी है, तो वो क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट हो जाएगा वाला जो पॉइंट था। तो वही बोल रखा है इसने कि अगर अपने को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ डाइपोल की डायरेक्शन हो जाती है, तो डाइपोल के अपोजिट किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की हो जाएगी। ये अपने को बता ही दिया मैंने आपको। अब इसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो जाएगी, ई इक्वेलेंट हो जाएगा के पी अपॉन में आर का क्यूब, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट टू द डाइपोल। सिंपल। इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट देख लेते हैं, पोटेंशियल में अगले वाले पार्ट में करवा दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट देख लेते हैं। अगर अपने को किसी जनरल पॉइंट के ऊपर देखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या करेंगे, जैसे ये कोई भी किसी भी एक पॉइंट पे देखनी है, ना वो एक्सियल है ना वो इक्वेटोरियल है, अगर अपने को ये कोई प्लेन दे रखा है, अपने को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, ये कोई पॉइंट डिफाइंड तो है नहीं, मैंने ऐसे ही बता दिया आपको। तो इसमें हो जाता है ई नेट को अपन कैसे लिखेंगे, ई नेट को लिख लेते हैं के पी अपॉन में आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 + 3 cos² थीटा, और यहाँ पे
टेन अल्फ़ा इक्वल टू टेन थीटा अपॉन टू हो जाता है। जैसे ये अल्फ़ा है, ये थीटा अपॉन टू हो जाता है। ये अभी काम का नहीं है, अपने को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि किसी भी जनरल पॉइंट पे ये हो जाती है, जहाँ पे थीटा अपने को पता ही है। थीटा क्या हो जाता है? एंगल बिटवीन द डाइपोल और उसके हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट का। वैसे लेस पूछा जाने वाला है तो ये नहीं आएगा, डोंट वरी, पता होना चाहिए बस एक बार। ऐसा नहीं होना चाहिए अपन पढ़ा ही नहीं। डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे थे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क को कैसे लिख देते हैं? टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई। अब ये बताओ, कभी भी क्रॉस आ जाता है, क्रॉस मतलब क्या हो जाता है? साइन थीटा। दिमाग में बिठा ही लेना है, क्रॉस मतलब तो हो जाता है अपने साइन थीटा, और डॉट प्रोडक्ट कहीं पे भी आ जाए तो वो जाता है कॉस थीटा। सिंपल। अब जैसे यू इक्वल टू माइनस का पी डॉट ही है, तो पी डॉट क्या हो जाएगा? माइनस का पी डॉट ही है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं माइनस का पी ई कॉस थीटा। और यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा है, तो 90 डिग्री के अंदर क्या हो जाएगा? यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री भी तो माइनस का पी ही हो जाएगा, क्योंकि कॉस जीरो क्या हो जाता है? कॉस जीरो हो जाता है ना 1 डिग्री। साइन 90 क्या हो जाता है भाई, ये बता? ये 1 हो जाता है, तो कॉस जीरो क्या हो जाएगा? 1 ही तो होगा, उसका उल्टा हो जाता है ना। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे मैक्सिमम आ जाएगा, मिनिमम माइनस का पी पे आ जाएगा। एसएचएम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ही है तो नहीं पूछा जाएगा, अपने बोर्ड्स में क्या ही पूछेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर देख लेते हैं, फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट ए हो जाता है। ई डॉट ए यानी कि समझ गया, ये कॉस थीटा हो जाता है। गॉस लॉ क्या कहता है? क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर ये कोई एक बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर अपने को ये जो चार्ज दे रखे हैं ना, इसको अपन लोग क्यू इनक्लोज में काउंट करते हैं। ये वाली जो अंदर की तरफ है, बाहर वालों को नहीं करते हैं भाई। जो गॉसियन सरफेस है ना, ये जैसे कोई एक क्लोज गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर जो भी चार्ज है अपन सिर्फ उसी को काउंट करेंगे, वैसा वाला सीन रहता है इसमें। तो क्यू इनक्लोज क्या होता है? चार्ज इनक्लोज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल चार्जेस, फ्लक्स हो जाता है इसका Q1 माइनस का Q2 प्लस का Q3 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। कैसे लिखा? Q1 माइनस का Q2 प्लस का Q3 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये यहाँ से लिख दिया अपन ने, ये देख। और सॉलिड एंगल क्या हो जाता है? अगर यहाँ पे कोई एक 3D के अंदर अगर अपने को ये ऐसे इस टाइप का कुछ कोन बनना है ना, तो इसके अंदर जो सॉलिड एंगल का ये वाला रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉलिड एंगल हो जाता है 2π1 माइनस का कॉस अल्फा हो जाता है। ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। कंडक्टर देख लेते हैं, कंडक्टर भी शायद दूसरे वाले चैप्टर में है ना, तो कंडक्टर भी नेक्स्ट वाले में ही देखेंगे। अभी सिर्फ अपन जितना पढ़ा है उसका ये अपन ने फार्मूला सारे देख लिया, ठीक है। अब अपन देखेंगे बोर्ड्स के हिसाब से कि भाई पढ़ना क्या है, अब सीधा सीधा सिंपल सिंपल, ठीक है। ये देखो चैप्टर 1 देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल देखना है। फार्मूलाज अपने को पहले से ही सारे आते हैं, तो अपने को कोई दिक्कत ही नहीं है। ये सारे उसमें टॉपिक्स हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए एक बार फार्मूलाज तो। अब इसके नोट्स देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो जाती है? अब ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई है ना, सब इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये नहीं पूछना क्या है क्या नहीं है, फिर भी मैं एक बार बताता जाऊँगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मैं नेक्स्ट वाली वीडियो से तो ये भी बताता चाहूँगा कि कौन से साल के अंदर इसके क्वेश्चंस बोर्ड के अंदर पूछे गए, लेकिन इस वाली के अंदर से बस ये देखना है कि ये जो सारे लिखे हुए हैं ना, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही ऐसा समझ लो। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में कितने तरह की हो जाती है? 1 2 3 4। अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो अपन को लिखनी पड़ेगी ये 4, इसमें से 3 तो याद होनी चाहिए। एडिशन ऑफ चार्जेस, यानी कि अगर एक सिस्टम के अंदर n पॉइंट चार्जेस है Q1 Q2 और Q3, तो उनका जो टोटल चार्ज होता है ना, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, वही हो जाता है Q इक्वल टू Q1 प्लस का Q2 से लेके Qn तक का। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस में क्या होता है? सम ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। जैसे पॉजिटिव चार्ज अगर 2 है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज अगर 2 है तो नेगेटिव चार्ज भी कितने होंगे? 2 ही होंगे, ऐसा होता है। तो इसको बोल देते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ओनली एग्जिस्ट इन पॉजिटिव नेगेटिव पेयर्स। भाई ये तो बचपन से पता है कि चार्ज को अपन ना तो बना सकते हैं और ना ख़त्म कर सकते हैं, तो ये तो अपने को पहले से आता है। इसके अंदर अपन ने कुछ नया सीखा ही नहीं है, दोनों सेम है बिल्कुल, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर क्या, सिर्फ नाम, ऐसे नाम से नहीं डरना है। अगर अपने को टर्म्स बताओगी ना तो टीचर अपने को मार्क्स दे के चला जाएगा, वैसा रहेगा। तो सिर्फ नाम ऐसे याद रख लेना कि भाई एडिशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, कूलम्स लॉ। और बेसिक मैं क्या करूँगा कि ये जो है ना, इसकी ट्रिक्स भी बना रखी है, वो बताता हूँ एक बार। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस में क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है हमेशा क्वांटाइज हो जाता है, मतलब अपन उसको कभी भी काउंट कर सकते हैं। जैसे ये 2 3 चार्ज है, तो ये कितने हो गए? 3 चार्ज हो गए ऐसे। नेट चार्ज क्यू नेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एनी एन पी और एन एन इज। अगर अपने को क्यू इक्वल टू क्या हो जाता है, मैंने आपको फर्स्ट फार्मूला बताया था, क्यू इक्वल टू एन ही हो जाता है। तो उस हिसाब से इसने बता रखा है कि नेट चार्ज क्यू नेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग एनी इलेक्ट्रॉन्स, एन पी प्रोटॉन्स और एन एन न्यूट्रॉन्स। तो उसका नेट चार्ज क्या हो जाएगा? क्यू नेट क्या हो जाएगा? माइनस का ये इलेक्ट्रॉन है तो क्यू इक्वल टू माइनस का एन ही हो जाता है, तो ये माइनस का एन ही। प्रोटॉन क्या होता है? हमेशा प्लस होता है। इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाता है, ठीक है, प्रोटॉन क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, तो वही। और यहाँ पे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन मतलब चार्ज कितना हो जाएगा न्यूट्रॉन का? 0। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन इंटू एन पी माइनस का एन ही, क्यू इक्वल टू प्लस माइनस का एन ही हो जाता है, वेयर एन इज एन इंटीजर। वही है जो मैंने आपको बताया था ना, क्यू इक्वल टू एन ही, उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है यहाँ पे।
कूलम्स लॉ क्या कहता है? कूलम्स लॉ का मतलब, जैसे ये जो अपन ने फॉर्मूला देखा था वो किसका था? कूलम्स लॉ का था। तो फॉर्मूला अपने को पता है, अब अपन इसको याद नहीं करेंगे अपन लोग, अब अपन इसका फॉर्मूला बनाएंगे खुद से कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्जन होती है ना किसी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, जैसे अपन ने जो चार्ज देखे थे यहाँ पे दो चार्ज देखे थे Q1 और ये Q2, और यहाँ पे अपन ने ये F लग रही थी, यहाँ पे F लग रही थी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2, ठीक है। और इसके अंदर इसको भी ऐसे भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय Q1 इंटू बोथ के मल्टीप्लाइड बाय द बोथ द चार्जेस अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस का स्क्वायर के अंदर डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, इसका स्क्वायर, ठीक है। और इसको इसने किस तरह से लिख रखा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, वही जो अपन ने बोला वही, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। सेम टू सेम चीज़ लिख रखी है, इसी को कन्वर्ट करके लिखना है, तो ये याद करेंगे नहीं अपन, ठीक है। ये उसी का एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ये मैंने पढ़ा ही दिया आपको, ये मैंने पढ़ा ही दिया कि भाई क्या होता है, ये वाला बता ही दिया आपको। वेक्टर फॉर्म में भी मैंने आपको बता दिया था कि क्या हो जाता है, तो अपने को ये पढ़ना ही नहीं है, एज इट इज़ बताया था पूरा का पूरा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या हो जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। 2019, 2018 और अपने 17 और 14, इतने सालों में तो पूछा गया था, ये तो मेरे को पता है। तो फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस एट रेस्ट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेज ऑन दैट चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेस टेकन वन एट अ टाइम। अगर ये कोई एक चार्ज है, जैसे ये कोई एक चार्ज है, इसके ऊपर इसका इस वाले चार्ज की वजह से प्लस है, प्लस क्या करता है? वो रिपेल करता है, और नेगेटिव वाले लोग अट्रैक्ट करते हैं, तो नेगेटिव यहाँ अट्रैक्ट कर रहा है, प्लस यहाँ पे ऐसे रिपेल कर रहा है। तो फोर्स अपन ये दोनों है ना, ये दोनों चार्ज है, इस वाले के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ये रेस्ट के ऊपर है, तो इनका वेक्टर सम जो हो जाएगा ना, वही इस वाले चार्ज के ऊपर नेट फोर्स हो जाएगी, ठीक है। इसका वेक्टर सम कैसे निकालेंगे? इसका ये वाला कंपोनेंट ले लेंगे, इसका ये वाला कंपोनेंट निकालेंगे, और इस वाले का वेक्टर सम निकाल लेंगे, सिंपल है। द इंडिविजुअल फोर्सेज आर अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। जो इंडिविजुअल फोर्सेज होती है वो अनअफेक्टेड रह जाती है अदर चार्जेस की प्रेजेंस की वजह से। फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 ऑन Q3 F, मैंने आपको ये कैसे पढ़ना सिखाया था? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, ऐसे ही लिख रखा है। फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 ऑन Q3, अब ये देखो यही चीज़ लिखवा रखी है इसने, तो मैंने आपको यही पहले पढ़ना सिखा दिया। और ये 3 पॉइंट तो इसने ऐसे ही बना दिया इसी से, कि सही किया है। बस 2 पॉइंट याद रखना है इसमें, एक और ये 2 पॉइंट्स, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अपना कंप्लीट हो गया है। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाता है? द स्पेस अराउंड द चार्ज अप टू विच इट्स इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। अगर कोई एक चार्ज है, जैसे कोई एक प्लस Q चार्ज है, तो इसके आसपास के अंदर जितने एरिया के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेंगे ना अपन, ठीक है, उसी को बोल देते हैं यहाँ पे द स्पेस अराउंड द चार्ज अप टू विच इट्स इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जहाँ तक अपन उसकी फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे वहीं तक उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। द टेस्ट चार्ज Q0 is placed at a point where the electric field is E, then the force on test charge is F equal to QE। फोर्स इक्वल टू Q0 ही हो जाता है, और Q0 क्या है यहाँ पे? टेस्ट चार्ज है। अपन कहीं पे भी Q0 चार्ज को रख देंगे, और वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसको अपन लोग फोर्स की फॉर्म में लिख देंगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैंड ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स चार्ज एट अ डिस्टेंस R इज गिवन बाय, ये सब पता ही है अपने को। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख लेते हैं, और ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और ये सब भी पूछते हैं इनका। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट द नेगेटिव चार्ज। सिंपल, ओरिजिनेट कहाँ से करती है? पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेट कहाँ कर जाती है? नेगेटिव चार्ज से, क्योंकि पॉजिटिव क्या करता है? रिपेल करता है, नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी अपने एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज एनकोडेड इन डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, ये अपने को पॉइंट पता नहीं था, तो इस वाले को याद कर लेंगे, ये दोनों अपने को बचपन से आता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल देख लेते हैं। क्या बताया था मैंने? ये जो पूरा सिस्टम है इसको डाइपोल बोलते हैं। द सिस्टम फॉर्म्ड बाय टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो ये भी याद नहीं करना अपने को। द फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, द फोर्स ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन बोथ स्टेबल एज वेल एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। फोर्स जो हो जाता है ना डाइपोल का, ठीक है, वो जीरो हो जाता है या स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि ये इसके ऊपर देखो -Q चार्ज है और ये +Q है। +Q का क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स क्या हो गया? जीरो हो गया ना, तो वही तो लिख रखा है ये, तो इसको भी याद करेंगे क्या? नहीं करेंगे। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इज एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज मिनिमम फॉर स्टेबल। अरे भाई अपन ने बताया था ना क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी का बताया तो था, माइनस का P.E हो जाता है, तो इसके अंदर P cos थीटा हो जाएगा। तो वो बताया था आपको, स्टेबल इक्विलिब्रियम का अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का cos थीटा लिखना सिखाया था, उसी चीज़ को लिख रखा है। अब ये कोई बेवकूफ़ी याद करेगा,
टॉर्क ऑन अ डाइपोल, डाइपोल का भी देख लेते हैं। इन अ डाइपोल व्हेन नेट फोर्स ऑफ डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, द सेंटर ऑफ मास ऑफ डाइपोल रिमेन्स फिक्स्ड, द फोर्सेज ऑन चार्ज एंड प्रोड्यूस अ नेट टॉर्क अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। समझ में आया कुछ? मैं बताता हूँ। अगर ये कोई एक चार्ज है, ये कोई एक चार्ज है, अपन ने इसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख रखा है, तो ये क्या करेगा, ये जो पूरा का पूरा ये जो सिस्टम है ना डाइपोल का, ये क्या करेगा, एक फोर्स फील करेगा। एक तो ये इधर की तरफ फोर्स फील करेगा, एक इधर की तरफ फोर्स फील करेगा। तो ये दोनों जब एक दूसरे की तरफ फोर्स फील करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को ऐसे इस तरह से ये इस वाली डायरेक्शन के अंदर खींचेंगे। तो नेट फोर्स ऑन अ डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो नेट फोर्स हो जाता है ना, वो तो जीरो हो जाता है, लेकिन सेंटर ऑफ मास जो रहता है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है। द फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल प्रोसीजर नेट प्रोड्यूस नेट टॉर्क अबाउट से सेंटर ऑफ मास, वही चीज़ लिखी हुई है। टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई हो जाती है, और यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई हो गई, तो ये क्या हो जाता है, पी ई साइन थीटा, थीटा इक्वल टू जीरो, ये सब वही बता रखा है। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द डाइपोल एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क एंड रोटेटरी मोशन, द नेट फोर्स ऑन अ डाइपोल इज जीरो। इन यूनिफॉर्म के अंदर नेट फोर्स क्या हो जाता है, डाइपोल के ऊपर जीरो हो जाता है, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएगा ना। ये देखो, अगर इसको एक ही प्लेन में ऐसे हॉरिजॉन्टल में ही तो है, तो ये इधर जा रहा है, ये वाली इधर जा रही है, ये वाली इधर जा रही है, और बराबर है, तो कैंसिल नहीं हो जाएगी, हो जाएगी भाई। इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, नेट फोर्स, रोटेटरी एंड ट्रांसलेटली मोशन। रोटेटरी और ट्रांसलेटली दो ही टाइप के मोशन होते हैं। एक तो रोटेटरी मोशन होता है, रोटेशन मोशन, और एक ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मतलब सीधा जा रहा है बंदा कोई, और रोटेटरी मतलब ऐसे वो जो ऐसे गोल गोल घूमता जाए। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाती है, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, और पी इक्वल टू क्यू इंटू टू ए, मैंने आपको बता ही दिया, ये इसका डिस्टेंस हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, अगर किसी डाइपोल की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है तो क्या लिखेंगे, किसी आर डिस्टेंस पे लिखनी है तो के 2 kp अपॉन में आर क्यूब बताइए। आपको फॉर्मूला रटवा दिया मैंने पहले से ही। डेरिवेशंस की पूरी एक वीडियो आएगी, उसी के अंदर अपन सारे डेरिवेशंस देख लेंगे जितने भी है ना। तो अपने को किसी भी चैप्टर के डेरिवेशन की कोई चिंता ही नहीं करनी। टोटल 11 पेज है बस डेरिवेशन के, सिर्फ 11 पेज भाई, और सारे डेरिवेशन कंप्लीट है, एक भी नहीं छूटेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर मैंने बता दिया था। यहाँ से अगर यहाँ पे देखना है तो कैसे लिखेंगे, के पी अपन आर क्यूब लिख देंगे। गॉस थ्योरम और इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं। इसमें क्या क्या टॉपिक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। 3 चीज़ पढ़नी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कंटिन्यूस चार्ज, गॉस थ्योरम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू एल्जेब्रिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू द सरफेस, आउटगोइंग लाइन्स विद पॉजिटिव साइन, इनकमिंग लाइन्स विद नेगेटिव साइन। ये देखो ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो जाता है ना, वो प्रोपोर्शनल हो जाता है एल्जेब्रिक नंबर के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, लाइंस जो उस सरफेस से पास कर रही है। जैसे ये जितनी लाइंस पास कर रही है ना, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है आउटगोइंग लाइंस विद पॉजिटिव चार्ज। जो बाहर जा रही होती है लाइनें उनको पॉजिटिव चार्ज के साथ में, और जो अंदर आ रही होती है लाइन उनको नेगेटिव चार्ज के साथ में, ऐसे। ड्यू टू आर्बिट्री अरेंजमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी क्वांटाइज्ड एज फ्लक्स ई। ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये कॉस थीटा, ये मैंने बता दिया था। क्लोज इंटीग्रल ऑफ वो क्लोज इंटीग्रल में बताया था ना, ई डॉट डी ए हो जाता है। क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, वही वाली चीज़ लिख रखी है इसने इसकी लैंग्वेज में, तो याद नहीं करना है ये भी। गॉस थ्योरम का भाई ये सब याद करना है। ठीक है। द नेट आउटवर्ड नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस ऑफ एनी चार्ज इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स नेट चार्ज इंक्लोज बाय द सरफेस। अब भाई ये क्या लिख दिया, ऐसे पूछ रहे हो ना, यही लिख रखा है कि फॉर्मूला से अपन लोग लैंग्वेज बना सकते हैं खुद से कि ये देखो ये जो नेट फ्लक्स है, द नेट फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट, ये परमिटिविटी है ना, तो परमिटिविटी ऐसे लिख देंगे तो भी अपना सही होगा। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट ऑल पॉइंट्स ऑन अ गॉसियन सरफेसेस, ये देयर इज़ अ पॉजिटिव फ्लक्स देन पॉजिटिव चार्ज इज इंक्लोज्ड। अगर भाई फ्लक्स पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो अपने पॉजिटिव चार्ज इंक्लोज होगा उस वाले रीजन के अंदर। ठीक है, और अगर फ्लक्स नेगेटिव होगा तो नेगेटिव चार्ज होगा उस वाले रीजन के अंदर इंक्लोज्ड। इसके 2 पॉइंट बना दिए इसने, टैलेंटेड तो है ये। अगर जीरो फ्लक्स होगा, यानी कि नेट चार्ज कितना होगा, जीरो, कोई भी चार्ज ही नहीं है भाई अगर, तो फिर नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो ही तो हो जाएगा, क्योंकि क्यू एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। दैट एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑन गॉसियन सरफेसेस, ये वाली क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। गॉसियन सरफेस अगर ये कोई ऐसा इस टाइप का कुछ गॉसियन सरफेस दे रखा है तो ये हो जाएगी। इन एन इंसुलेटिंग शीट द चार्ज रिमेन्स इन द शीट, सो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। इंसुलेटिंग शीट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी बता दिया मैंने आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शेल क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी के क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर, ये भी बता दिया, ये वाले भी बता दिया भाई। स्पेयर का बता दिया मैंने, शेल का मैंने आपको बता ही दिया था, कंडक्टर नॉन कंडक्टर का दोनों का बता दिया था आपको, रिंग का भी बता दिया था यहाँ तक कि मैंने, और आपको यहाँ तक कि डिस्क का भी बता दिया था, याद हो तो।
तो सारी चीज़ों का फार्मूला लिख रखा है यहाँ पे, फार्मूला सारे बता दिए की फार्मूला के अंदर। फिर भी अगर आपको ये इसका एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, आपके पास फार्मूलाज नहीं है ना, तो ये जो की फार्मूला है इसका ले लिया, अब यहाँ से लेना है ना, ये लो, ये इस इतने से का और ले लो, ओके। और मैं इसकी PDF भी दे दूंगा, डोंट वरी, है ना। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, सबसे ज़्यादा आज तक पूछे जाने वाला, हर साल क्वेश्चन आता है अपने को, तो ये रटा ही होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। अगर अपन इसको ऐसे याद करने बैठेंगे तो अपने को इस जन्म में तो याद नहीं होगा, तो इसके लिए एक निमानिक है, इसको याद कैसे करेंगे। इंडिया स्टार्ट्स प्लेइंग नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट डेली विथ न्यू इंस्पिरेशन। इंडिया जो है नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट खेलना स्टार्ट करता है रोज़ रोज़ नई इंस्पिरेशन के साथ में। अब कैसे याद करेंगे, इंडिया स्टार्ट्स, आई से क्या हो गया, इमेजिनरी लाइन होती है। कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस टाइप की होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है। और ये कहाँ से स्टार्ट करती है, स्टार्ट करती है पॉजिटिव चार्ज से, और नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप्स, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट्स। अब अगर अपन ने ये चीज़ याद कर ली तो इससे पूरा एक वो, इसको अपन पॉइंट्स में ही बना सकते हैं। कितने पॉइंट्स, एक, इससे एक दो, एक पॉइंट बना लेंगे, थर्ड पॉइंट, 4 पॉइंट, ऐसे भी बना सकते हैं, और इसको एक पूरा का पूरा पैराग्राफ वो लाइन में भी लिख सकते हैं। तो इमेजिनरी लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप्स, टेंजेंट एट एनी पॉइंट अगर अपन खींच देंगे तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। और ये जो लाइनें होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये लिख दिया, ठीक है। टेंजेंट एट एनी पॉइंट्स गिव डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इट नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप्स, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस। और ये इमेजिनरी लाइन, तो ये 1 पॉइंट हो गया, ये 2 पॉइंट हो गया, ये 3 पॉइंट हो गया, ये 4 पॉइंट हो गया, ये 5 पॉइंट हो गया। तो अपने को टोटल कितने पॉइंट याद हो गए, 5 पॉइंट। और चाहे तो मैं ये भी बता देता हूँ आपको कि ये कब कब आ रखा है PYQ के अंदर, 1 मिनट बताता हूँ आपको। ये देखो, ये एक अपनी कक्षा का PDF है, उन्होंने क्या कैटेगराइज कर रखा है कि कब कब आ रखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ये 17 में, 18 में, 19 में, 21 में आया था। जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी ना, वो कब आई है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो जो मैंने आपको पढ़ाया वो इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं ये बता देता हूँ आपको NCERT के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको भरोसा हो जाएगा। कूलम्स लॉ के अंदर अपन ने क्या दिया था, 11, 14, 19 में आया था कूलम्स लॉ का जो सवाल आया था। ये मैंने आपको बताई दिए सारे के सारे। ये इन नोट्स को भी मैंने स्टडी कर रखे हैं पूरे एक बार, उसके बाद में उन नोट्स में क्यूरेटेड है सारी चीज़ें। ये गॉस लॉ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको पढ़ाए थे अभी, वही है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अभी इसके नेक्स्ट वाला चैप्टर भी आज ही आ जाएगा, तो एक बार इसको तो पढ़ ही लो, और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।